अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सज्जाद अनवर। आप देख रहे हैं नया दौर पे मेरा वीलाग। आज हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की बिगड़ती हुई सिक्योरिटी की सूरत हाल, वहाँ पे बाजोड़ और मुख्तलिफ दूसरे इलाकों में जो ऑपरेशन जारी है। और आज इसी ऑपरेशन के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ की सदारत में एक स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी मौजूद थे, आईएसआई के सरबराह भी मौजूद थे, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब भी मौजूद थे, और ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। उस मौके पे फैसला किया गया कि ये जो अफगान महाजरीन हैं उनकी वापसी का अमल जारी रखा जाएगा, और दहशत गर्दों को लाजमी तौर पे दहशत गर्दों से इलाके खाली करवाए जाएंगे। लेकिन ग्राउंड पे क्या हो रहा है, बाजोड़ में क्या कार्रवाई जारी है, पेशावर में जो पिछले दिनों एक इजलास हुआ था वजीर आला हाउस में 2 दिन पहले, उसमें क्या फैसले किए गए, और आज की जो झड़पें हैं उनके नतीजे में क्या दहशत गर्दों को नुकसानात पहुंचे, उस पे बात करते हैं। हम पेशावर में सीनियर जर्नलिस्ट जनाब अकील यूसुफ जई साहब से बात करेंगे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब अकील यूसुफ जई साहब, एक तो एक ओवरऑल एक पिक्चर बताएं कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी के हालात क्या हैं, और बन्नू ऑपरेशन जो जारी है उसकी सूरत हाल क्या है। बहुत शुक्रिया सजाद साहब। खैबर पख्तूनख्वा तो बदतरीन किस्म की सिक्योरिटी चैलेंजेस से दो चार है। मैं सिर्फ आपको एक फिगर बताता हूँ कि रवा महीने आज 31 तारीख है। इस महीने के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के 16 अजला में दहशतगर्द हमले हुए हैं और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन किए गए हैं। 16 अजला मतलब 32 अगर या 34 अजला है, इसका मतलब यह है कि खैबर पख्तूनख्वा आधा खैबर पख्तूनख्वा हमलों की जद में है। फिर आपने देखा भी कि कल जिस तरीके से एक एपेक्स कमेटी का इजलास 4 महीने के तातुल के बाद बुलाया गया, उस इजलास में सजाद साहब अजीब किस्म की बात यह है कि रूल्स ऑफ बिजनेस की खिलाफ वर्जी करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर को फैसल कुंडी को मदऊ नहीं किया गया। हालांकि एपेक्स कमेटी का जो एक तरीकाकार है वो ये होता है कि उसके 3 स्टेक होल्डर होते हैं, पिलर्स होते हैं। एक होता है कोर कमांडर जो कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करते हैं, एक होते हैं गवर्नर जो कि फेडरल गवर्नमेंट की नुमाइंदगी करते हैं, एक होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आला। तो वजीर आला साहब ने जो हमारी मालूमात है, इसके बावजूद गवर्नर को, फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे को एपेक्स कमेटी जैसे अहम फोरम पर इसलिए दावत नहीं दी कि वो उनके सियासी मुखालिफ है या सूबाई हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान एक क्लेश चल रही है। तो इससे तो आप खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की तरजीहात का अंदाजा लगा सकते हैं। या उससे पहले उस इजलास से एक दिन पहले जो एक हंगामी इजलास तलब किया गया था वज़ीर आला की सदारत में, उसके डिटेल्स आपको पता है, मगर फिर भी सुनने वाले को, देखने वालों को मैं बता दूं कि उसमें यह कहा गया था कि खैबर पख्तूनख्वा के किसी इलाके में हम ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। अब आप बताएं कि अगर बाजोड़ के अंदर ठिकाने मौजूद है और उन ठिकानों में मौजूद लोगों से या ग्रुपों से मिलने के लिए, कमांडरों से मिलने के लिए एक जरगा ऑफिशियली जाता है एक एमएनए के क़यादत में, तो फोर्सेस वहां पर कार्रवाई नहीं करेगी। तो फोर्सेस की मौजूदगी का जवाब क्या है? आपने तिरा में देखा कि तिरा में 8,000 लोग निकल आए, सरों पर सैकड़ों लोगों ने कुरान शरीफ के नुस्खे रखकर उन्होंने एक जगह का दौरा किया और वहां पर जाकर तालिबान के कमांडरों के साथ मुज़ाकरात किए कि मेहरबानी करके आप लोग यहाँ से निकल जाए। और फिर उन लोगों ने कहा कि हमारी क़यादत अफ़गानिस्तान में बैठी हुई है, हम उनसे मुशावरत करके उनकी हिदायत के मुताबिक यहाँ से निकलेंगे। तो इस किस्म की तो सूरत-ए-हाल है कि यहाँ पर सूबाई हुकूमत तर्जुमान बनी हुई है सज्जाद साहब तालिबान और उनके इत्तेहादियों की। और लेकिन इस वक़्त जब हम बात कर अकील साहब, जी। असल सवाल ये है कि जब आपने बताया कि 32 अजला में से 14 अजला जो हैं वहां पे ये जो मिसक्रिएंट्स हैं या खारजी हैं उन्होंने हमले किए हैं, इस सूरत हाल में भी वो किसी ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं वजीर आला साहब, ये समझ से बालातर है। और फिर इस मौके पे जब पूरा सूबा एक सिक्योरिटी चैलेंज का शिकार है, वो गवर्नर साहब को नहीं बुला रहा है, और पॉलिटिकल कंसेंसस की जो जरूरत है उसमें दरारें डाल रहे हैं, तो क्या इस पे रियासत पाकिस्तान और जो हमारे हसास अदारे हैं, जो पेशावर में कोर कमांडर साहब हैं, या जो आईएसआई का स्ट्रक्चर है वहां पे, वो उनको
कुछ समझाने की कोशिश नहीं कर रहा कि आप भाई किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। मुल्क और सूबा जो है वो तो एक बहुत बड़े सलामती के बहरान में है, और वो कैसे ये इंडिपेंडेंटली अकेले एक वजीर आला साहब जो हैं वो और उनके एमएनएस जाके दहशतगर्दों से मुलाकातें करते हैं, ये बात समझ से बालातर है। ये तो मसला है ना, कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है। जो आपने हम्म। ज़बरदस्त इशारा किया, कल जो हमारी मालूमात है, वो तो ये है कि कोर कमांडर साहब और उनकी टीम ने ये जो बातें आपने बताई है, ये उनको बता दी है कि आप अगर ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दे रहे, तो एक तो ये है कि हम आपसे ऑपरेशन की इजाज़त नहीं लेंगे, ठीक है? इसलिए कि हमें पता है कि हमें कहाँ पर थ्रेट है, कहाँ पर हमने एक्शन लेना है। दूसरी बात ये है कि कन्फ्यूजन फैलाने से गुरेज करें। ये भी बताया गया है कि चले हम ऑपरेशन नहीं करते, तो आप बताएं आपके पास प्लान क्या है? आपके पुलिस हम्म। के पास क्या है? आया उनमें इतनी कैपेसिटी है? आप जब चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर बैठकर ये बात करते हैं कि हमारे पास असासी इदारे वो गुट तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये तो अगर आप उस एपेक्स कमेटी के इजलास की तस्वीर को देख लें सज्जाद साहब, तो आपको कोर कमांडर साहब की बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाएगा कि उनका मूड किस तरह का था। जहाँ तक इस वक़्त जब हम बात कर रहे हैं, तो आप यकीन करें कि गुज़श्ता 5 घंटों से बनू में ऑपरेशन जारी है। और उस ऑपरेशन में तालिबान वगैरह ने ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं और वहाँ पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के 8 लोग शदीद ज़ख्मी हैं, बाज़ की शहादतों की इत्तलात भी गैर मुसद्दक़ इत्तलात वो भी मौसूल हो रही है। अगर आप बनू में 6 घंटे ऑपरेशन करते हैं, तो ये जो लोग वहाँ उस इलाके में आ गए, तो ये आसमान से तो नहीं उतरे हैं ना, इन्होंने कोई रूट इस्तेमाल किया होगा, वहाँ पर आपकी पुलिस की फ़ोर्स मौजूद है। आप यकीन करें इस वक़्त जो हमारे पास इंडेक्स है या जो डिटेल्स है सज्जाद साहब उसमें तो ये है कि गुज़श्ता 1 महीने के दौरान और पिछले 6 महीनों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के 4 अज़ला में सबसे ज़्यादा अटैक्स किए गए हैं। उन अज़ला में डे डे खान भी शामिल है, सरपरस्त है, तीसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पर है। डे खान में कौन रह रहे हैं आपको पता है। डे इन खान चार खैबर अजला पख्तूनख्वा इन चार अजला के नाम लें, कौन कौन से अजला हैं जो ज्यादा इससे अफेक्टेड। एक है शुमाली वज़ीरिस्तान, हम्म। एक है बनू, एक है हम्म। डे खान और एक है लकी मरवत। तो डे खान हम्म। से किनका ताल्लुक है? डे खान से आपके चीफ एग्जीक्यूटिव जिसका नाम अली अमीन गंडापुर है, उनका ताल्लुक है। वो अपने इलाके में तालिबान की इजाज़त के बगैर जा नहीं सकते। डे खान से आपके गवर्नर का ताल्लुक है। डे खान से मौलाना अब्दुल रहमान साहब का ताल्लुक है, जिनको उनको सिक्योरिटी के लिए उनके घर में जो है ना पूरा एक प्लाटून लगाया गया है एफसी का। डे खान से आपके चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है। तो जब आप अपने आबाई अज़ला में जाने के लिए तालिबान से इजाज़त लेते हैं, तो फिर मैं स्वात में अमन की तवक्को किस तरह रखूँ? फिर बाजौड़ में क्या होगा? ममन में क्या होगा? लेकिन वज़ीरिस्तान में क्या लेकिन होगा? अकील साहब, ये जो गवर्नमेंट ऑफ केपी है और अली अमीन गंडापुर है, उनकी नॉन सीरियसनेस अपनी जगह पे, लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि ये जो अपराइज एक दफा दोबारा खारजियों का शुरू हुआ है, आपने 4 जिलों का नाम लिया, 14 जिलों में उन्होंने हमले किए, तो ये जो आप क्या देखते हैं, ये एक नई लहर है या पहले से वो लोग वहां पे मौजूद थे और हमने उनके लिए हमारी जो सिविल मिलिट्री जो इंस्टॉलेशंस है रास्ते में आती, उन्होंने उनके लिए रास्ता कैसे बनने दिया? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए पहली बात तो ये है कि ये लोग भाग गए थे गुज़श्ता हुकूमत के ऑपरेशन के नतीजे में। जब 2018 में इमरान खान साहब जिनको लोग तालिबान खान साहब कहते हैं, उनकी हुकूमत यहाँ पर आ गई तो उन लोगों ने महमूद खान साहब के दौर में जनरल फैज़ के आशीर्वाद से, जनरल बाजवा साहब के आशीर्वाद से, इमरान खान साहब की ज़ाती ख़्वाहिश पर, उनके इसरार पर जरगे किए। ये लोग हवाई जहाज़ में वफ़ूद और जरगे लेकर ये काबुल जाया करते थे। वहाँ पर नूर वली महसूद और बाकी कमांडर के साथ ये लोग मुलाकातें करते थे और उसके नतीजे में आप हैरान होंगे कि 110 हार्डकोर वो कमांडर जो कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के पास थे, उनकी रिहाई को मुमकिन बनाया गया और प्रोसेस इस तरह बनाया गया कि कराची से ताल्लुक़ रखने वाले नामो-नेहाद सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने
सो आपदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करके हार्ड कोर 110 कमांडरों को रिहा करवाया। और एट द सेम टाइम उसी प्रोसेस के नतीजे में तकरीबन 14,000 वो लोग जो कि मुख्तलिफ ऑपरेशंस के नतीजे में अफगानिस्तान जाकर बस गए थे, उनको खैबर पख्तूनख्वा में लाकर बसाया गया। उसके बाद ये लेकिन महमूद उसी खान के वक्त दौर हुकूमत। लेकिन उसी वक्त तो यूसुफ जई साहब अपने आर्मी चीफ जो थे बाजवा साहब, कमर जावेद बाजवा, उन्होंने कहा था कि मैंने दहशत गर्दों की कमर तोड़ दी है। लेकिन आप जो कहानी बता रहे हैं वो तो बिल्कुल उसके बरक्स है। लेकिन मेरा फिर ये सवाल है कि 2018 में जो जो लोग वापस आए थे, क्या अभी तक वो गए नहीं, इन्हीं इलाकों में मौजूद हैं? क्योंकि पिछले अरसे में भी 2-3 सालों में भी तो ऑपरेशन हुए, उनको वहां से उखाड़ा नहीं गया था? नहीं, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है ना, जो महमूद खान के दौर में जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उनको जब लाया गया, तो उसके बाद आपको याद होगा यहाँ पर 2 निगरान हुकूमतें कायम हुई। दूसरे वाली निगरान हुकूमत ने फौज को फ्री हैंड दे दिया और उन लोगों ने इनको पसपा कर दिया। तो ये लोग निगरान इस वाले शहबाज शरीफ की हुकूमत से पहले जो निगरान हुकूमत थी काकड़ साहब की और यहाँ पर आजम खान साहब की, फौज को फ्री हैंड दिया गया और उन लोगों ने इन कबायली इलाकों से फौज ने उनको भगा दिया, वो फिर वापस चले गए। जब गंडापुर साहब की हुकूमत आ गई तो उसी पॉलिसी के तसलसल में इन लोगों ने फिर से उनको रियायतें देनी शुरू की। और उसी के नतीजे में जो यहाँ पर लोग खामोश हो गए थे, वो भी दोबारा उठ गए। फिर उनके पास असलहा आ गया। 2021 के बाद, अगस्त 2021 के बाद उनके पास जदीद तरीन असलहा आ गया। जब मैं आज या आप बात कर रहे होते हैं कि आज बनू में ड्रोन्स और बाकी जो है ना वो इस्तेमाल किए गए हैं, तो ये असलहा कहीं से तो आया होगा ना। तो जो सूबाई लेकिन अकील हुकूमत। साहब लेकिन अकील साहब, असल मसला ये है कि गंडापुर की हुकूमत है, वो उनका एक उनके लीडर का और गंडापुर का एक सॉफ्ट कॉर्नर है इन दहशत गर्दों के लिए। ये अपनी जगह पे, लेकिन मसला है पाकिस्तानी रियासत का और पाकिस्तान के बॉर्डर्स की सिक्योरिटी का। अब मुझे ये बताएं कि आपको क्या नजर आता है? आप पेशावर में बैठे हैं, ये जो इस वक्त का ऑपरेशन चल रहा है खारजियों के खिलाफ, आप इसको कैसे कंक्लूड करते हैं कि आने वाले दिनों में क्या इस बुराई के खिलाफ, इस ये जो खारजी एक दहशतगर्दी, इसके खिलाफ काबू पाने में पाकिस्तान को कितना वक्त लगेगा? कब तक हम इस बुराई की जड़ उखाड़ सकते हैं? आपको क्या नजर आता है? एक तो मैं वो वाली बात कंप्लीट करूं कि हाँ। 2025 के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 575 जो हमारे फोर्सेस के जवान हैं, जिनमें 6 मेजर्स भी शामिल हैं, वो शहीद हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि फोर्सेस ने बड़ी कुर्बानियाँ भी दी है और उसी के बिहाफ़ पर 700 से ज़ायद दहशतगर्दों को या ख़वारिज को ठिकाने भी लगाया गया है। अब दूसरे जी। वाले सवाल का जवाब ये है कि मैं समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों को मैंने आपको पता भी है कि 25 साल से मैं इसको कवर करता रहा हूँ कि जब तक खैबर जी। जी। पख्तूनख्वा के अंदर सूबाई हुकूमत पीटीआई की सूबाई हुकूमत मौजूद है, तब तक हम ये तवक्को नहीं रख सकते कि दहशतगर्दी का खात्मा होगा। इसलिए कि ये हुकूमत ऑन द रिकॉर्ड सज्जाद साहब ये टीटीपी के कमांडरों को, उनके लोगों को सहूलतें फराहम कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूँ, आप हैरान रह जाएँगे कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत जब इवेंट्स करवाती है, तो उससे पहले वो अपने अफ़सरान के ज़रिए, ब्यूरोक्रेट्स के ज़रिए तालिबान, मुकामी तालिबान को करोड़ रुपए भेजते हैं कि इस वाले इवेंट के दौरान आप लोग वो ना करें, हमला ना करें। तो इस किस्म की सूरत-ए-हाल में मेरे ख़्याल में फेडरल गवर्नमेंट मतलब इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो मुतल्लिक़ा आला तरीन शख्सियात है, हुकाम है, इदारे हैं, जब तक वो सख्त तरीन वो नहीं लेंगे, जिस तरह आपने स्टीयरिंग कमेटी की बात भी की, आज बड़े सख्त फैसले किए गए हैं कि मतलब ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर हम आगे जाएँगे। मगर इस वाली हुकूमत के होते हुए हम ये तवक्को नहीं रख सकते कि खैबर पख्तूनख्वा से दहशतगर्दी का या खवारिज वगैरह का खात्मा मुमकिन हो पाएगा। आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 35 साल से आप वहाँ पे कवर कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट जोन रहा है हमेशा से केपी के बॉर्डर्स और अफगानिस्तान। आप क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है इस वक्त की केपी में, सूबाई हुकूमत, उसका अगर ये रवैया है जो आपने बताया है, जो कि सीधा सीधा पाकिस्तान के इंटरेस्ट और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के खिलाफ है, तो आप क्या देखते हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट और ख़ास तौर पे हमारी एस्टैब्लिशमेंट, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट और
गंडापुर के जो ताल्लुकात हैं, या गंडापुर की हुकूमत को फौरी तौर पे कोई खतरा लाहक हो सकता है अगर उन्होंने अपना किबला दुरुस्त ना किया? और अगर वो किबला दुरुस्त नहीं करते तो क्या सिक्योरिटी एजेंसीज और हमारे सिक्योरिटी अदारे इसी तरह ब्लीड होते रहेंगे? ये बड़ा एक पेचीदा सवाल है, इसका जवाब क्या है आपके पास? मेरे ख्याल में वक्त आ गया है सजाद साहब कि इनके सामने लकीर खींची जाए। या तो आप ये डिक्लेयर करें कि इस हुकूमत के होते हुए हमने कुर्बानियां भी देनी है, जिस तरह मैंने 575 देखे, 575, और ये मैं सिर्फ आपको एक साल की फिगर्स बता रहा हूँ। ठीक है? एक तो ये है कि उनको बताया जाए कि आप लोग अपना क़िबला दुरुस्त करें। अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में पाकिस्तान की सलामती को, खैबर पख्तूनख्वा की सलामती को, बलूचिस्तान की सलामती को दाँव पर न लगाए। और दूसरा ये है कि ये हुकूमत जब भी अपोज़िशन चाहे, मतलब इसमें फेडरल गवर्नमेंट या मुस्लिम लीग नून का स्टेक भी हमें कोई एक्टिव नज़र नहीं आ रहा। आप मुझे बताइए कि कितनी बार पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म 2 घंटे का सड़क का फासला है, ये पेशावर आकर इन्होंने यहाँ पर आकर जो है ना कोई मीटिंग की है, कौन-सा मुश्किल काम है? तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया है, और कल की मीटिंग के जो चंद टिप्स मैंने आपको बताई है, वो इस जानिब इशारा करते हैं। या आज जो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें आईएसआई के चीफ भी, जो कि नेशनल एडवाइज़र भी है, उन्होंने भी शिरकत की है। तो मेरे ख़्याल में अब एक फैसला कुन मरहला आ गया है, और उसमें अगर सूबाई हुकूमत इसी तरह बिहेव करती है, तो मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए, बिलखसूस उनके लिए, इनके साथ मज़ीद चलना मुमकिन होगा। बल्कि आइन में तो ये ऑप्शन भी मौजूद है, आपको मुझसे ज़्यादा पता है, कि एक इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है। इसलिए कि खैबर पख्तूनख्वा, तो मैं आपको साफ बता दूँ कि खैबर पख्तूनख्वा इस वक़्त मुकम्मल हालात जंग में है। तो ये वाला सिलसिला मज़ीद तो इस तरह चलने वाला नज़र नहीं आ रहा। इस मुकम्मल तौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा एक जंग में है, और आप जिस तरह की खबरें बता रहे हैं कि 14 अजला में जो फायरिंग हो रही है, उसके सामने अगर गंडापुर जो है वो अच्छा, गंडापुर की एक बात तो समझ आती है अकील यूसुफजई साहब के, एक तरफ वो अपने चेयरमैन को खुश करने के लिए बयानात देते हैं, और अगले दिन जब अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ तो उससे उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी ऑपरेशंस होंगे हमारी हुकूमत साथ देगी। यानी वो एक नुक्ता नज़र शिफ्ट भी कर लेते हैं अपना। एक तरफ वो एडवेंचरिस्ट हो जाते हैं रियासत के खिलाफ भी, और दूसरी तरफ वो फिर भीगी बिल्ली की तरह सुकड़ भी जाते हैं। ये जो रवैया है गंडापुर का, इसके साथ वो सरवाइव कर सकेंगे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल सकेंगे? इस उसमें गंडापुर में कितना पोटेंशियल नजर आ रहा है कि वो किसी हादसे से बच जाए उनकी हुकूमत, और वो अच्छे तरीके से गवर्नमेंट के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, सिक्योरिटी इदारों के साथ ताउन करके इस बुराई के खिलाफ मिल के लड़ें? इसका आपको स्कोप कितना नजर आता है? अच्छा, ये आपने आधा तबसरा तो खुद कर दिया है। बिल्कुल यही बात है कि एक दिन पहले आप अपने हंगामी इजलास में, अपने ज़ेर सदारत होने वाले एक इजलास में, ये कहते हैं कि मैं ऑपरेशंस की इजाज़त नहीं दूँगा। इस तरह हुआ है ना? जी फिर आपने बिल्कुल। ये भी कहा कि डिप्टी कमिश्नर मेरी इजाज़त के बगैर कर्फ्यू नाफ़िज़ नहीं कर सके। आपको पता है कि डिप्टी कमिश्नर तब तक कर्फ्यू नाफ़िज़ नहीं कर सकता, ऐसे हालात में, जब तक सेक्रेटरी दाखिला उनको इजाज़त नहीं देता। तो ये तो मज़ाक तो ख़त्म हो गया। मज़ाक का जो टेन्योर था गंडापुर के साथ, वो तो ख़त्म हो गया है। मैं आपको अब दिलचस्प बात बता दूँ। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इस वक़्त ये गंडापुर साहब काबिल-ए-रहम इंसान हैं। वो आप पूछेंगे कि क्यों? ये ना इमरान खान साहब को काबिल कबूल है, ना इमरान खान साहब इन पर एतबार करते हैं, ना उनके बहन जो है ना अलीमा खान साहिबा इस पर एतबार करती है, ना उनकी जो सियासी क़ियादत है, उस पर सितम ये कि वो लोग समझते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। ठीक है, बदनाम भी हो रहा है, ना ये उधर जा सकता है, ना इधर जा सकता है, पता नहीं लग रहा है कि ये कौन है, इसको अपनी शनाख्त का मसला दरपेश है, ना इस पर एस्टेब्लिशमेंट एतबार कर रही है, ना इस पर अपोज़िशन नहीं, एतबार लेकिन कर रही है। लेकिन अकील साहब, उसको शनाख्त का मसला दरपेश है, उसको दोनों ही शक की नज़र से देख रहे हैं, लेकिन मुल्क के लिए कितना वो खतरनाक साबित हो रहे हैं। ये जो केपी में सिक्योरिटी, मेरा तो कंसर्न ये है कि ये जो दहशतगर्द और खारजी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं इस गंडापुर साहब की जो बेतदाल पॉलिसी के नतीजे में, ये तबाहकुन है। उसको किसी ना किसी साइड पे खड़ा होना पड़ेगा अल्टीमेटली। आपने ठीक कहा कि एक लकीर
کھینچنی پڑے گی ریاست کو. وہ دیکھتے ہیں کہ لکیر کب کھینچی جائے گی اور کب اس کا سافٹ ویئر جو ہے وہ اپڈیٹ ہوگا. کیونکہ دیکھیں ہم سیاسی کاموں کے لیے تو لوگوں کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیتے ہیں، لیکن جی، ملک کی سلامتی ایک بہت بڑا سوال ہے. اور خاص طور صحیح، پہ جو ہمارے ایسٹرن بارڈرز ہیں وہاں پہ امن اور یہ خارجیوں کو کچلنا، یہ پاکستان کا ایجنڈا نمبر 1 ہے. اس میں اگر بالکل. گنڈا پور بیچ میں آئے گا، آڑے آئے گا، تو گنڈا پور جو ہے وہ اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا بہت ضروری ہو جائے گا. نہیں، ایک دن پہلے تو ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا ہے نا، مگر وہ موٹے دماغ والا آدمی ہے تو پھر بھول جاتا ہے. مگر مجھے نہیں لگ رہا یہ جو ابھی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے یہ بہت اہم ہے سجاد صاحب. اس میں جن شخصیات نے شرکت کی ہے اور جو پوائنٹس ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس سے تو لگ یہ رہا ہے کہ لکیر کھینچی گئی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں بہت کریٹیکل پوزیشن بنتی ہے گنڈاپور صاحب کی یا ان کی حکومت کی. دیکھیں اس وقت گنڈاپور کی حالت قابل رحم کیوں ہے؟ ایک تو ان پر لوگ اعتبار نہیں کرتے، مطلب تمام سٹیک ہولڈر ان کے بانی سمیت اعتبار نہیں کرتے. دوسرا یہ ہے کہ ان کے چیف سیکرٹری جو ہے نا وہ خود کو گنڈاپور سے زیادہ کور کمانڈر کے سامنے جواب دہ سمجھتے ہیں. وہ آپ کو رولز آف بزنس کا پتہ بھی ہے. جو آئی جی ہے وہ گنڈاپور سے زیادہ خود کو کور کمانڈر کے سامنے. تو میرے خیال میں اس صورتحال میں نہ صرف یہ کہ گنڈاپور کی اپنی سروائیول خطرے میں پڑ گئی ہے، بلکہ ان کی حکومت کی موجودگی کا جو ایشو ہے وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اور اس وقت حالت یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی اور جے وائی سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر خیبر پختونخوا کے اندر ان ہاؤس تبدیلی لانے کی کوشش کرے تو میں یقین کے ساتھ بغیر تفصیلات بتائے بغیر آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ گنڈاپور کی حکومت گر جائے گی. مگر یہ پارٹی ابھی تو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی نا، سب پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں لگی ہوئی ہے. اچھا، لیکن یہ بتائیں کہ آخری سوال کہ کے پی اسمبلی میں گنڈا پور کو ایک سائڈ پہ کر دیں، کے پی اسمبلی کے جو ارکان اسمبلی ہیں ان کے اندر کیا ریزالو ہے؟ ان کا خیال ہے دہشت گردوں کے ساتھ لڑائی کرنی پڑے گی یا ان کو اپیز کرنے والے ارکان کی تعداد زیادہ ہے؟ کیونکہ کل کو بات تو اسمبلی کے اندر آئے گی. دیکھیں خیبر پختونخوا کی جو پارلیمانی پارٹی ہے، مطلب جس کو ہم حکمران پارٹی کی ممبران کی ایک کیپیسٹی کہتے ہیں، اس میں آپ نے دیکھا بھی کہ آج یہاں پر سینٹ میں جو الیکشن ہوا اس میں اپوزیشن نے لیے ہے 53 ووٹس. ٹھیک ہے، یہاں پر سب لوگوں کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر چند ایسے لوگ ہیں جن کی تعداد 35 بتائی جا رہی ہے، جو کہ فیصل کنڈی صاحب بار بار ان کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ وہ لوگ اگر اپوزیشن کے ساتھ مل کر گنڈاپور کی حکومت کو گرانے میں اپنا حصہ ڈالے تو یہ حکومت گر جائے گی. اور ان لوگوں نے حلف نامی بھی داخل کروائے ہیں، یہ اسٹیڈنگ وغیرہ کی پابندیوں میں بھی نہیں آتے. تو میرے خیال میں اپوزیشن کی دو پارٹیاں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ان تمام آپشنز پر کام کرتی دکھائی دے رہی ہے. گورنر صاحب اور نے اس اس کی میں طرف بہت سے اشارہ بھی لوگ کیا. ۔ ہاں، گورنر صاحب نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا. ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے. عقیل یوسف زئی صاحب بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. اس کا نتیجہ آج کی گفتگو کا یہی نکالا جا سکتا ہے کہ ایک تو کے پی کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں ہمارے پاس وہ بہت کم آ رہی ہیں، جیسے عقیل یوسف زئی صاحب نے کہا کہ یہ کرائسس بہت بڑا ہے. اور دوسرا اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اہم سوال ہے، جو بہت ضروری ہے ہمارے پاکستان کی آڈینس کے لیے، کہ ابھی تک جو کے پی کی گورنمنٹ ہے وہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے اس سارے معاملے میں. اس کو کیسے نیوٹرلائز کیا جائے گا، دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.